A very good morning to all of you. I am Aditya Prakash Agrari and now you are watching my channel Aditya Study Point. ये हम लोग का सेकंड पार्ट है। क्लास 10th का केमिस्ट्री चल रहा था और मैंने आप लोगों को कहा था कि उसका सेकंड पार्ट भी आप लोग को जस्ट उस वीडियो के बाद मिलेगा। तो आज ये उसका सेकंड पार्ट है और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इसके पहले वाला जो पार्ट है उसको आप लोग ज़रूर देखें, उसके बाद इसको देखें तो ही आप लोग को समझ में आने वाला है। ठीक है, चूँकि आप लोग रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण ये सब क्या होता है इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोग को बताया। इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार होता है, कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना क्या है भाई, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के कोर्स में 5 प्रकार के हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो हम लोग का आता है क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया का कुछ उदाहरण भी ले लेते हैं और उसके बाद उसका डेफिनेशन सब मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, बस आप लोग लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, पूरा देखिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, या फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आप लोग के दिक्कत को सॉल्व करने का कोशिश पूरा करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग का फर्स्ट हेडिंग क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, संयोजन अभिक्रिया, इसका आप लोग को डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप डेफिनेशन इसका क्या बोल सकते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया है तो आपको देख करके लग रहा होगा कि कुछ संयोग का इसमें मतलब कुछ होगा संयोग से संबंधित, यानी कोई दो चीज़ आपस में मिल रहा होगा। ठीक है, तो उससे हम लोग इसका डेफिनेशन हम लोग बोल कह सकते हैं, परिभाषा, दो अभिकारकों को आपस में मिला करके जब, या फिर दो अभिकारक जब आपस में संयोग करते हैं तथा एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो अभिकारक आपस में मिलते हैं या संयोग करते हैं उसके बाद एकल उत्पाद उत्पन्न होता है। कोई ऐसा नहीं है कि दो कोई तत्व या फिर कोई दो यौगिक आपस में मिले उसके बाद 2-3 बन गया दूसरा यौगिक, ऐसा नहीं है। दो कोई भी चीज़ ए या बी मिला, हमने क्या किया भाई, ए प्लस बी हमने किया इज इक्वल टू हमको मिला क्या, गिव्स हमको मिला सी। ठीक है, जैसे किन्हीं दो परमाणु को हमने जोड़ा और उसके बाद हमको मिला क्या, सी। यहाँ पर कुछ प्लस करके आगे कुछ लिखा नहीं है, यानी ये एकल है, एकल उत्पाद इसी को कहते हैं, यानी ये बस एक हम लोग को मिला है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम लोग ले क्या सकते हैं, उदाहरण के तौर पे H2O जब बनता है तो कैसे बनता है, पहले हम लोग लेते हैं H2, बड़ा लिखें। ठीक, दूसरे मार्कर्स का यूज करते हैं भाई, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक, अब इसको संतुलित करना रहता है तो यहाँ पर 2 लगाते हो, यहाँ पर भी 2 लगाते हो भाई, लगाते हो ना। यहाँ पर आप लोग को मिल क्या रहा है, H2 प्लस O2, आपने दोनों का संयोग कराया, दोनों को आपस में जोड़ा, एकल उत्पाद आप लोग को मिला। क्या मिला, एकल उत्पाद मिला ना, यानी ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। इन दोनों को जोड़ करके ये एकल उत्पाद नहीं मिलता, इसके बाद भी कुछ मिलता, प्लस करके कुछ और भी अगर रहता तो संयोजन अभिक्रिया ये नहीं होता, क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ बोला गया है कि किन्हीं दो अभिकारकों का आपस में जब संयोग होता है उनके संयोग से एकल उत्पाद का निर्माण होता है। एकल उत्पाद का, 2-3 नहीं, एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, एक और इसका उदाहरण आप देख लीजिए तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या ले लेते हैं, C प्लस O2 गिव्स क्या मिलता है, CO2। ठीक है, ये भी आप लोग देखते होंगे, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन इसका बोला हूँ मैं और बहुत ही सिंपल इसका उदाहरण भी देने का प्रयास किया हूँ ताकि आप लोग को ईजिली आप लोग को समझ में आए, क्योंकि क्लास 10th में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, इसलिए
एकदम सिंपल आप लोग देखिए। सबसे पहले जब आप देख करके समझोगे तो उसके बाद हार्ड की तरफ आराम से बढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले सिंपल आप लोग जानिए, ठीक। इसके बाद क्या आता है, वियोजन अभिक्रिया आता है, उसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। डेफिनेशन मैंने बोला था, जिन लोगों ने नोट नहीं किया होगा वो क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे और फिर ध्यान से सुन करके उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग का क्या है, सेकेंड जो हम लोग का हेडिंग है, सेकेंड आप लोग उसका सेकेंड पार्ट डाल करके लिखो। क्या है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या होगा, वियोजन है, इसको देख करके नाम से आप लोग को ही लग रहा होगा कि कुछ वियोजित हो रहा है, अलग हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग बोल क्या सकते हैं भाई, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। डेफिनेशन मैंने क्या बोला, मेरे साथ आप लोग बोलिए। कोई दो अभिकारक, दो नहीं, कोई भी अभिकारक टूट करके एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्या हो रहा था, A प्लस बी था इज इक्वल टू सी था। A प्लस बी मिलकर के क्या बना रहे थे, सी बना रहे थे, एकल उत्पाद बना रहे थे, ठीक है। एक से ज्यादा उसमें नहीं बनना था तो वो संयोजन अभिक्रिया होता। लेकिन यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया में क्या है, ठीक इसका विपरीत, ठीक। यानी वियोजन अभिक्रिया में क्या कह रहा है, कोई सी है टूट करके A प्लस बी में टूट जाता है, ठीक। कितने भी पार्ट हो इसके, कोई सी है और दो या दो से अधिक पार्ट में टूट गया, वो क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक। समझे इतनी बातें। इसका 3 पार्ट होता है, वियोजन अभिक्रिया के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो प्रकाश यानी कहीं भी LED बल्ब जल रही है, उसमें किसी भी अभिक्रिया को करने पर अगर वियोजित होता है तो प्रकाश अभिक्रिया हो जाएगा, प्रकाशीय अभिक्रिया। ये नहीं, ऐसा नहीं है। जो सनलाइट होता है ना, सूर्य की प्रकाश, उसमें होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का हेडिंग क्या है, उष्मीय वियोजन। इसको आप लोग समझे हो कि नहीं समझे हो। वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन मैंने बोला था, उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। फिर बोल देता हूं, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं या उत्पाद में बदल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब सेकंड पर इसका जो पार्ट है, 3 पार्ट होते हैं। उसमें फर्स्ट हम लोग का क्या है, उष्मीय वियोजन है। क्या है, उष्मीय वियोजन। ठीक, उष्मीय वियोजन ये क्या है भाई। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभिकारक को उष्मा देने पर, जब उष्मा या गर्मी, ठीक है, उष्मा से तात्पर्य गर्मी का है, ठीक है। गर्म जब उसको करते हो, जैसे कोई भी चीज है, Fe है, लोहा है, उसको गर्म करते हो तो हीट होता है ना, वही उष्मा है, ठीक। उसको जब उष्मा देते हो तो क्या होता है, Fe को नहीं, किसी भी पदार्थ को अगर आप उष्मा देते हो तो वो वियोजित हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे किसी भी अभिकारक को उष्मा दे करके वियोजित करना या तोड़ना क्या कहलाता है, उष्मीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। इसका उदाहरण आप लोग लिख सकते हो। उदाहरण क्या लिख सकते हो, उदाहरण लिख सकते हैं CaCO3 लिख सकते हो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, ठीक, ताकि आप लोग को साफ समझ में आए एकदम। CaCO3 ये वियोजित होगा तो क्या बनता है, वियोजित होकर के ये वियोजित होता है तो बनता है, इसमें से क्या वियोजित होता है, किस तरह से, CaO प्लस O2, ये गैस है, निकल जाता है, ये सॉलिड है, ठीक। CaCO3
ये क्या है, इसको अगर हम ऊष्मा देते हैं तो यहाँ पर देखो क्या करना है, अगर ऊष्मीय वियोजन है तो ऊष्मीय वियोजन में क्या करोगे, यहाँ पर ऊष्मा लिख देना, ठीक। या फिर अगर ऊष्मा अगर नहीं लिखते हैं तो डेल्टा बना दीजिएगा भाई, ठीक। वैसे तो हमें ऊष्मा अच्छा लगता है तो हम ऊष्मा लिख दे रहे हैं, चलिए, ठीक। CaCO3 को जब ऊष्मा देते हो तो क्या बनता है, किन किन पार्ट में टूट रहा है, CaO सॉलिड है और O2 गैस बनकर के ऊपर गया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? समझ में आई तो नोट कर लो, ये उसका क्या कहता है उदाहरण है, इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक। इसके बाद क्या आता है, वैद्युत वियोजन, ठीक है। क्या है, वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन, ठीक। इसको आप लोग, इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, किसी भी अभिकारक को विद्युत, किसी भी अभिकारक में या किसी भी पदार्थ में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। इसका हम लोग उदाहरण क्या ले सकते हैं भाई, इसका उदाहरण हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा, उदाहरण क्या इसका लोगे, H2O है, H2O गिव्स क्या होता है, H2 प्लस O2, इसको संतुलित करना है तो यहाँ पर क्या है, H2O है, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 लगा दो भाई, क्योंकि यहाँ पर O2 है, यहाँ पर तो बस O था। इसको भी हम लोग को क्या करना है, यहाँ इसको भी, इसके भी हम लोगों को 2 परमाणु चाहिए, चूंकि यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर भी 2 चाहिए, तो इसके आगे हम लोग 2 से गुणा कराएंगे। जब यहाँ पर 2 से गुणा कराओगे तो O का तो 2 परमाणु हो गया, लेकिन H2 जो है, H के पास पहले से 2 परमाणु था, 2 और आ गया, 4 हो गया, यहाँ पर 2 ही है इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? रुको इसको भी अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आप लोग लिख लोगे, लेकिन ये तो आप लोग को देख करके ही लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 2H2O गिव्स क्या है, गिव्स है हम लोगों को दिया है H2 प्लस O2, ठीक। इतना समझ में आया? इतना आप लोग छाप लो अपने कॉपी में, उतार लो सुंदर तरीके से, फिर मिटाते हैं इसको, ठीक है। और डेफिनेशन जरूर लिखना, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी नहीं, हमेशा पूछता रहता है, ठीक है। इसलिए इसको अपने कॉपी में जरूर डेफिनेशन पूरा इंपॉर्टेंट डाल करके लिख लीजिएगा, ठीक। चलो थर्ड पर क्या हम लोग का, प्रकाशीय वियोजन, ठीक। प्रकाशीय वियोजन, ठीक। इसका हम लोग डेफिनेशन क्या बोलेंगे, सूर्य के प्रकाश में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। डेफिनेशन क्या था भाई, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। इसका उदाहरण हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, उदाहरण बोल सकते हो AgCl गिव्स क्या मिला, Ag प्लस Cl2, तो यहाँ पर भी 2 लगाते हैं, यहाँ पर 2 आ जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें अगर समझ में आई तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। और यहाँ पर लिखते क्या है भाई, सूर्य के प्रकाश में, ठीक। यानी ये सूर्य के प्रकाश में वियोजित हो रहा है, ठीक है। इससे पता क्या चलता है कि सूर्य के प्रकाश में वियोजित हो रहा है, ठीक। क्या है, 2AgCl है, वियोजित होता है 2Ag प्लस Cl2, ठीक। इतनी बातें समझ में आई? ये क्या है, ये गैस है, क्या है, ये गैस है, और ये क्या है, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है भाई, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन देख करके आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ विस्थापित
से संबंधित होगा। कुछ विस्थापन का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज़ को विस्थापित कर देना, ठीक। तो यानी इसमें कुछ विस्थापन से संबंधित होगा, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा है, विस्थापित अभिक्रिया पड़ा है, विस्थापन अभिक्रिया पड़ा है, ठीक। तो इस विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चार्ट है उसको याद करना पड़ेगा। चार्ट नहीं है, बस छोटी सी चीज़ है, उसको आप लोग याद करोगे, उसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। वो चीज़ क्या है भाई, वो है एक, आप लोग पहले उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर पहले डेफिनेशन इसका सुन लीजिए। डेफिनेशन कहाँ भग रहे हैं आप लोग, ठीक है, यहीं पर तो हो। चलो, डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन जो है वो ये है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं तथा उसके जगह पर अपने फिट हो जाते हैं, ठीक है, उसका स्थान अपने ग्रहण कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है भाई, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं, ठीक है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं तथा उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया आप लोग समझ गए क्या है। और उसके बाद मैं आप लोग को चार्ट बता दूंगा, उसके बाद आप लोग एकदम विस्थापन अभिक्रिया में एकदम महारत हासिल कर लोगे, ठीक है। इसका पहले आप लोग समझ जाइए, जैसे मान लो कोई घर में बैठा हुआ है अपने, ठीक है, अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है, ठीक, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। अब बाहर ही कोई आता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, घर में आता है, उसको मारपीट करके भगा देता है, घर से बाहर कर देता है, ठीक। या फिर कोई आदमी है घर पे बैठा हुआ है, कोई बाहरी आता है, उसको क्या करता है, जो घर में बैठा हुआ है उसको मारपीट करके घर से बाहर भगा देता है और उस घर पे अपने कब्जा जमा लेता है। यानी क्या है कि जो ज़्यादा शक्तिशाली आदमी था वो आया, इसको मार करके, मतलब मारपीट करके बाहर भगाया। जब ये बाहर भग गया तो उसके बाद जो शक्तिशाली आदमी था वो उस घर पे अपना कब्जा जमा लिया, उस घर को अपने ले लिया, ठीक है। और जो कमज़ोर था वो गया। इसलिए ये एकदम इस डिफिनीशन पर सटीक बैठता है, ठीक है। जैसे कोई तत्व है, ठीक, अधिक क्रियाशील तत्व है, वो उसके यौगिक में एंट्री लेता है, उसके बाद क्या करता है, वहाँ पर जो कम क्रियाशील तत्व है उसको बाहर भगा देता है, ठीक है। समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मान लो ये चार्ट है, पहले इस चार्ट को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इतना पहले आप लोग समझिए, पोटेशियम है, ठीक, ये क्या है, सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है, ठीक, ये क्या है, सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है, ठीक। यहां पर क्या है, Cu, ठीक, यहां पर क्या है, Hg है, यहां पर Au। सबसे कम क्रियाशील तत्व क्या है, Au है, ठीक है। अब अगर हम कोई उदाहरण अगर लेते हैं भाई, ठीक, मान लो हमने कोई उदाहरण ले लिया, क्या उदाहरण हम ले लेते हैं कोई भी उदाहरण आपको जो पसंद हो, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लो बहुत फेमस उदाहरण है इसका, ठीक, फिर CuSO4, ठीक है। यहाँ पर क्या है, Zn कहाँ पर है, पहले इस चार्ट में आप लोग देखिए, ये H वाला जो है इसके ठीक नीचे होता है, चूंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक। Zn कहाँ है, Zn यहाँ पर है ना, है यहाँ पर है। Cu कहाँ है, Cu यहाँ पर है। यानी ये जब इसके नीचे रहता, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से उठा करके मैंने यहाँ लिख दिया है, उसमें तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहोगे कि ये वाला पोर्शन जो है ठीक इसके नीचे होता है, ठीक। तो इसमें जो Zn है
ये ज़्यादा ऊपर है और Cu क्या है, नीचे है, यानी नीचे है, Zn से नीचे है ना, Cu Zn से नीचे है। जब Zn से नीचे है तो यानी क्या हमको पता चलता है कि जो Zn है ये ज़्यादा शक्तिशाली है और जो Cu है वो कम शक्तिशाली है। यानी जो Zn है वो ज़्यादा क्रियाशील है और जो Cu है वो कम क्रियाशील है। क्या है, कम क्रियाशील है। तो मैंने आप लोग को बताया कि जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को मार करके भगा देता है इस अभिक्रिया में। तो क्या है भाई, Zn शक्तिशाली है, Cu कमज़ोर है, ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये इसके घर में घुसा, इसको मार करके बाहर भगा दिया। समझे क्या है, ये इसके घर में घुसा, इसको मार करके बाहर भगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर हो गया ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को। क्या है यहाँ पे, ZnSO4 हो गया, ये आया, इसको मार करके भगा दिया भाई। ठीक है, इसके घर से इसी को निकाल दिया और इसके जगह पे अपने उपस्थित हो गया और Cu जाए भाई बाहर, घर के बाहर भगे। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे बात को समझे, क्या मैं बोलना चाह रहा था उस समय। चलो, इसके बाद अगर एक और उदाहरण आप लोग देखना चाहते हैं तो एक और मैं बता देता हूँ आप लोग को उदाहरण। ठीक है, मान लो Fe है, Fe हम ले लेते हैं। ठीक, Fe यहाँ पर हम ले लेते हैं बड़े से मार्कर से, बड़ा वाला जो है Fe प्लस CuSO4, ये U है। ठीक, ये 4 है, ऐसे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अब ये हम लोग को इससे क्या मिलेगा भाई, Cu देखो कहाँ है, Cu यहाँ पर है, Fe कहाँ है भाई, Fe यहाँ पर है। यानी Fe Cu से ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा क्रियाशील है और Cu क्या है, Fe से कम क्रियाशील है। जब Fe से कम क्रियाशील है तो ये बाहर भगेगा, ये अंदर आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, चल क्यों नहीं रहा यार, इंक खत्म हो गई इनकी, महाशय की। क्या हो जाएगा यहाँ पे, FeSO4 प्लस Cu। क्या देख रहे हो, ज़्यादा शक्तिशाली जो आदमी है वो कम शक्तिशाली आदमी को मार करके भगा दे रहा है। क्या है ये, विस्थापन अभिक्रिया है। यानी Fe जो है Cu को विस्थापित कर दिया, विस्थापित किया ना, इसको यहाँ Cu को यहाँ से वहाँ अलग भगा दिया और उसके जगह पर अपने आ गया। Cu को विस्थापित किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विस्थापन अभिक्रिया। समझे इतनी बातों को, विस्थापन अभिक्रिया इसको क्यों कहते हैं, इसका डेफिनेशन मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बोला था। चलो, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है भाई, सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक, इसका यही दिक्कत है मार्कर का। ठीक है, चलो, क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया ये क्या होता है भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने के लिए हम लोगों को आयनों के बारे में हल्का फुल्का जानना पड़ेगा, तो ही हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए मैंने क्या बताया कि हम लोग को आयनों के बारे में हल्का फुल्का जानना पड़ेगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले क्या बोल सकते हो, क्या हम लोग बोल सकते हैं, किसी अभिक्रिया में या फिर इनका निर्माण कैसे होता है भाई, किसी अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण उनके, या फिर किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण कैसे होता है, दो या दो से अधिक यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से जो उत्पाद बनता है उसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोल सकते हो, एकदम सटीक डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो या दो से अधिक या फिर दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो
इसका पहले हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। क्या है भाई? उदाहरण है Na2SO4 Na2SO4 प्लस यहाँ पर क्या है भाई? Ba क्या लेंगे आप हम लोग? BaCl2 ले सकते हो, BaCl2 कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों को मिलता क्या है? उसके बाद हम लोग को मिलता है BaSO4 प्लस NaCl, ठीक। मैंने आप लोग को बताया इस अभिक्रिया में किसी भी जैसे इस अभिक्रिया में मैंने आप लोग को बताया था कि जो उत्पाद बनता है, उत्पाद कैसे बनता है भाई? दो अभिकारकों के आयनों के बीच जो आदान प्रदान होता है उससे उत्पाद बनता है। उत्पाद बनता है, कैसे बनता है भाई? देखो उत्पाद कैसे बन रहा है। देखो यहाँ पर हमने ले लिया Na पे होता है प्लस SO4, इस पे क्या होता है? डबल माइनस होता है, ठीक। फिर यहाँ पर क्या है? Ba, इस पे डबल प्लस Cl पे माइनस होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि SO4 है, SO4 पे डबल माइनस है और Na पे प्लस है। तो अगर इन दोनों को जब हम संयोजित करते हैं तो Na2SO4 हो जाता है, और वहीं पर अगर इसको संयोजित करते हैं तो BaCl2 हो जाता है। प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है? BaCl2 हो जाता है। लेकिन जब इनको आपस में जब इन दोनों यौगिकों को जब संयोजित करते हैं तो क्या होता है भाई? होता यह है कि इनके आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, ठीक। और ये इनके आपस में जो बंध है वो टूट करके नए बनते हैं। क्या है भाई? Na पे प्लस है, Cl पे माइनस है, प्लस माइनस जुड़ जाता है, ठीक है। NaCl बन जाता है। यहाँ पर Ba पे 2 है, Ba पे 2 प्लस है, SO4 पे 2 माइनस है, प्लस से माइनस जुड़ता है, क्या बनता है? यहाँ पर बनता है, किस तरह से ये बनता है? ये बना कैसे है ये बता रहा हूँ, ठीक। Ba2SO4 का होल ट्वाइस, ठीक। इतना आप लोग को पता चला कैसे हुआ है। अभी मैं इसको फॉर्म में भी लाऊंगा, पहले आप लोग इससे समझिए। फिर यहाँ पर क्या है? प्लस Na पे प्लस है, Cl पे माइनस है, ये इधर आ जाएगा नीचे, ये इसका प्लस यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? NaCl, और ये क्या है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, बनता क्या है? BaSO4 प्लस यही वाला है नीचे आ जाता है NaCl, ठीक। चलो पता चला BaSO4 कैसे बना था, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। जो इसका जो क्या कहा जाता है, ये -2 है, ये इसके नीचे आ जाता है, और ये जो +2 है इसकी संख्या यहाँ पर नीचे आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं लिखते हैं कि यहाँ पर +2 है या -2 है, ये सब नहीं लिखते हैं, बस संख्या लिखते हैं। क्योंकि पहले वाला जो है ये प्लस वाला होता है और बाद वाला जो है उसको माइनस वाला होता है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो Na है, Na पे +1 होता है इसलिए इसको पहले लिखा गया है, Cl पे -1 होता है इसलिए उसको बाद में लिखा गया है, प्लस वाले को पहले लिखा गया, माइनस वाले को बाद में लिखा गया, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को क्लियर हुई? इतनी बातें अगर क्लियर हुई तो इसको आप लोग नोट कीजिए आराम से, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक। इसके बाद क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण, और एक होता है इसी का ठीक विपरीत होता है, उसको क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में क्या किया है, ये जो ऑक्सीकरण है इसका नया नाम उपचयन, यानी जो ऑक्सीकरण है इसी को हम क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? उपचयन। आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं जैसे उपचयन है या जो भी चीज़ें हैं, इन सब को वो यूज करेगा, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं अगर आप उसको अगर बोलना हो कि ऑक्सीकरण, तो वो ऑक्सीकरण नहीं बोलेगा, क्योंकि किताब में क्या लिखा गया है? उपचयन लिखा गया है, इसलिए वो उपचयन ही लिख करके आएगा। तो ऑक्सीकरण आप लोग जानिए, लेकिन उपचयन भी जानिए कि उपचयन है क्या आखिर में। उपचयन ऑक्सीकरण ही है
ठीक है, बस उसका नेम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ऑक्सीकरण क्या है भाई? ऑक्सीकरण अगर किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन दूर हटता है, यानी बाहर निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, अब चयन भी आप लोग को बताऊंगा, पहले ऑक्सीकरण आप लोग जानिए। ठीक, तो आप लोग को अगर इसका डिफिनीशन अगर देना है तो कोई भी ऐसा उदाहरण दे दो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ठीक है, पहले किसी दूसरे यौगिक में हो या फिर पहले बाहर हो और संयोग करने के बाद उस यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, वो भी उदाहरण किसका होगा? होगा ऑक्सीकरण का। अगर पहले किसी यौगिक में हाइड्रोजन है, बाद में वो उससे बाहर निकल जाता है, यानी उसका ह्रास होता है, वो भी क्या होगा? वो भी उदाहरण होगा ऑक्सीकरण का ही। दोनों में से कोई भी उदाहरण दे सकते हो। ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए और हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए। ठीक है, आप बस ऑक्सीजन की वृद्धि भी दिखा सकते हो, बस हाइड्रोजन की कमी भी दिखा सकते हो, या दोनों दिखा सकते हो। ठीक है, चलो तो क्या लेते हैं भाई? mg ले लेते हैं पहले। ठीक, क्या लेते हैं उदाहरण में? mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी O को संतुलित करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने 2 बढ़ाया। अब हम लोग क्या देखते हैं? देखो यहाँ पर हमने 2 को संतुलित किया, 2 कह रहा हूँ, O को हमने संतुलित किया। O को संतुलित किया तब तक क्या हुआ? ये जो यहाँ पर 2 है ये mg से भी तो मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई का mg कहता है कि मेरे पास भी 2 अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया, वहाँ पर तो 1 ही है, ये अब नाराज हो गया। इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ठीक, क्या करते हैं? यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यानी 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। समझे क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन पहले बाहर था, अब यौगिक में अंदर चला गया, यानी वो उससे जुड़ गया, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ ना। इसे क्या कहते हैं? इसको कहेंगे ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक, ऑक्सीकरण कहेंगे। या फिर इसका दूसरा उदाहरण नहीं देता हूं मैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऑक्सीकरण भी पढ़ लेते हैं, अपचयन भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को एक ऐसा उदाहरण बता देता हूं कि दोनों में यूज हो जाएगा उसका। ठीक है, ऑक्सीकरण पूछे उसमें भी यूज हो जाएगा, अपचयन पूछे उसमें भी यूज हो जाएगा, और एक होता है रिडॉक्स होता है। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ में होता है उसमें। ठीक है, सबसे पहले अपचयन को जानो यार, क्या है अपचयन? ऑक्सीकरण जान गए, अब अपचयन को जान जाओ। अपचयन हम लोगों ने लंबा चौड़ा नाम लिख दिया पूरा, अपचयन। ठीक, अपचयन क्या है? मैंने कहा कि ऑक्सीकरण का ये विपरीत होता है, ऑक्सीकरण का विपरीत होता है। तो ये क्या है भाई? इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का कमी होता है और हाइड्रोजन जो है उसका वृद्धि होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अब इसके बाद रिडॉक्स अभिक्रिया जो है, ये मत सोचिए कि इसका उदाहरण नहीं देंगे, उदाहरण देंगे। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ हो, एक साथ हो। जैसे ऐसा नहीं है कि पहले ऑक्सीकरण हुआ फिर बाद में किसी अभिक्रिया में अपचयन करा दिया, रिडॉक्स हो गया, ऐसा नहीं है। कोई एक अभिक्रिया लिखा हमने, उसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, दोनों साथ हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया हम लोग क्या लिख सकते हैं? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ में हो रहा हो उसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसका हम लोग उदाहरण क्या बोलेंगे भाई? उदाहरण आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, उदाहरण में मान लो हमने बोला CuO ले लिया हमने। ठीक है, एक तरफ हमने CuO ले लिया, फिर प्लस में H2 ले लिया, H2 गिव्स। अब CuO है,
H2 है, हम लोग को मिलेगा क्या, Cu को अलग कर देते हैं, H2O हो जाता है एक जगह, Cu एक जगह प्लस H2O, ठीक है, इतना हम लोग को मिल गया। अब इसमें हम लोग को कैसे पता चलेगा भाई कि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, अपचयन कहाँ हो रहा है, पता करना है ना। पता करना है तो सबसे पहले देखो यार, ऑक्सीजन पहले था अब नहीं है, कहाँ पर नहीं है, जहाँ पर नहीं है वो क्या होगा, अपचयन होगा। CuO है, यहाँ पर पहले ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर देखो यार ऑक्सीजन भाग गया, इसका साथ छोड़ करके भाग गया ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर था यहाँ पर नहीं है, ये क्या है, ये है अपचयन है, ये क्या है, अपचयन है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन क्या है, अकेला है, यहाँ पर क्या है, O के साथ संयोग कर लिया, हाइड्रोजन की यहाँ पे वृद्धि हो गई, पहले O के साथ नहीं था लेकिन अब आ गया ना, अब आ गया, यानी ये क्या है, ये क्या है भाई, हाँ ये है ऑक्सीकरण है, ठीक है। पहले यहाँ पर या फिर ऐसे देख सकते हो, हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर पहले देखो हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन पहले नहीं था, ठीक है, मैंने उसमें उसका उल्टा बोल दिया, ठीक है, बोलना चाह रहा था जो वही बोला लेकिन उसका उल्टा बोल दिया मैंने गलती से। देखो यहाँ पर पहले क्या है, हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन अकेला है, ऑक्सीजन इसके साथ बढ़ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ पहले था लेकिन यहाँ से निकल गया, इसलिए ये अपचयन हो गया। जब अपचयन हो गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन में संयोग हो गया, जब संयोग हो गया तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, पहले हाइड्रोजन अकेला था अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई ना, वृद्धि हो गई तो क्या इसको हम लोग लिखेंगे यार, इसको हम लोग लिखेंगे ऑक्सीकरण, लिखोगे, लिखोगे भाई एकदम लिखोगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया आपके कि रेडॉक्स की अभिक्रिया दीजिए तो भी ये लिख सकते हो, ठीक है, तो भी ये लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण की अगर उदाहरण अगर पूछता है तो एग्जाम्पल में आप लोग क्या दे सकते हो, यही लिख देना और ये वाला ऑक्सीकरण आप लोग दिखा देना ऐसे कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अगर अपचयन आपसे पूछता है तो भी यही उदाहरण आप लोग दे सकते हो, ठीक, बस ऊपर क्या दिखा देना है कि यहाँ से यहाँ अपचयन हो रहा है। अगर आप लोग को भूल भी जाता है दिखाना तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग दिखा देते हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर भूल जाते हो तो कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि दिखाना जरूरी है, लेकिन तब भी दिखाना चाहिए, ठीक है, उससे एक अलग इफेक्ट पड़ता है, एग्जामिनर जानता है कि हाँ अच्छे बच्चे का कॉपी है तो थोड़ा अच्छे से चेक करता है, ठीक। चलो, हो सकता है कि नंबर 1 आध 2 नंबर ज़्यादा दे दे इम्प्रेस होकर के तुमसे, अगर अच्छे से अगर बताओगे तो, ठीक है। यहाँ पर अपचयन हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है और ये दोनों एक साथ एक अभिक्रिया में हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये है रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। इतना समझ में आया, नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का उपयोग। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, अपचयन नहीं, उपचयन, उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण। और एक दूसरा होता है जो इसका विपरीत वाला मैंने आप लोग को बताया था, वो क्या है, वो है अपचयन है, ठीक है। और उपचयन को ही ऑक्सीकरण बोलते हैं और अपचयन को ऑक्सीकरण नहीं बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑक्सीकरण क्या है, उपचयन है, दोनों एक ही है, ठीक, बस अलग अलग नाम है दोनों के, ठीक है। तो दैनिक जीवन में हम लोग को क्या पढ़ना है, उपचयन या ऑक्सीकरण, दोनों एक ही है। इसके उपयोग क्या होते हैं भाई, इससे क्या क्या दिक्कत होती है या क्या लाभ होता है, ये हम लोग को देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले संक्षारण, संक्षारण में क्या है भाई, हम लोग को पता है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, यानी ऑक्सीजन से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या है भाई, जैसे लोहा है, लोहे पे अगर जंग लग गया है, ठीक है, तो जंग क्यों लगता है,
या तो मान लो किसी लोहे का अगर दरवाज़ा है या फिर जंगला है, जो भी है, खिड़की है, ठीक है, उस पर जंग लग गई, अगर आपने पेंट नहीं किया तो जंग लग गई भाई। अब जंग लगी कैसे? बरसात का समय है मान लो और खूब ज़्यादा पानी बरस रहा है, कुछ दिन में देखोगे उस पर लाल लाल एक परत आ जाता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। वही क्या है? जंग लग गया है। यानी वो पानी में क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्रिया किया और क्रिया करके ऑक्सीजन क्या किया? इसमें जंग लगा दिया। जैसे ऑक्सीजन से जब क्रिया किया तभी तो जंग लगा, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता तो जंग नहीं लगता, जब जंग नहीं लगता तो ऑक्सीकरण होता नहीं है। यानी ऑक्सीजन से क्रिया किया है, या फिर जल से, या आर्द्रता होती है जो वायु में, उससे, या फिर किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ के संपर्क में आया है, उसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से क्रिया किया, या फिर शुष्क वायु या जो भी हो उससे क्रिया किया है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया किया है। क्रिया अगर नहीं करता तो इसमें जंग नहीं लगता और ये इसका अपचयन नहीं होता, अपचयन कह रहा हूँ, ऑक्सीकरण नहीं होता, ठीक है। इसमें जंग लगा है यानी ये ऑक्सीजन से क्रिया किया है, नहीं किया होता तो इसमें जंग नहीं लगता। अब उसके बचाव के तरीके क्या है भाई? तरीका बस यही है, पेंट लगा दो, ठीक है, या ग्रीस, या जो भी कई तरीके के हैं। आपके किताब में क्रियाकलाप में दिया भी है, एक दो है, उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन दे सकता है। क्योंकि क्रियाकलाप जो है आपके किताब का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है, जरूर से जरूर उसको पढ़िएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप उसको पढ़ते हो तो उसमें आप लोगों का लाभ है, घाटा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ समय निकाल करके पढ़ लेना यार, क्या हुआ, क्रियाकलाप ही तो है, ठीक है, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद क्या है, एक संक्षारण आपने जाना। संक्षारण में क्या होता है? जंग लग जाता है। जो लोहा है या फिर लोहे पे लाल परत जमती है, तांबे पे क्या होता है? तांबे पे हरे कलर का परत जम जाता है, ठीक है। तांबे पे क्या होता है? हरा हरा कलर का जो परत होता है वो जम जाता है। और कोई भी आपके घर में तांबे का अगर बर्तन होगा तो देखना, बहुत ज़्यादा अगर उसका यूज होता है या फिर हर रोज़ उसमें अगर जल भरा जाता है तो देखना उसके नीचे जो पेंदी में हरे हरे कलर का हल्का हल्का होगा कुछ ना कुछ। वही क्या है? उसका क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है, ठीक है। उससे क्या होता है? उससे जो हम लोग का लोहा है या चांदी है या कुछ भी है वो धीरे धीरे क्या होता है? संक्षारित होता है, उससे वो कमज़ोर होता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि संक्षारित ना हो, ठीक। चांदी में क्या होता है भाई? चांदी में होता है कि, चलो कॉल आ गया था, ठीक है, चलो आती रहती है कॉल, ठीक है। तो संक्षारण आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। चांदी में क्या होता है? चांदी में उसमें एक हल्की हल्की काली परत जम जाती है, ठीक है। चांदी में हल्की हल्की काली परत जम जाती है। और तांबे में मैंने बताया आप लोग को हरा परत, हरी हरी कुछ परतें जम जाती हैं, यानी उसमें संक्षारण हो रहा है उसका, ठीक है। उसको अच्छे से साफ करके फिर उस पर कोई भी पॉलिश या कुछ भी लगा दीजिए ताकि वो संक्षारित ना हो, ठीक है। और लोहे को तो आप लोग हमेशा अपने लाइफ में देखते ही होंगे, जब जंग लग जाती है तो, ठीक है, यानी वो ऑक्सीजन से क्रिया कर चुका है या फिर लगातार कर रहा है, तभी तो संक्षारित हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा हम लोग का क्या कहा जाता है, हेडिंग आएगा, क्या आएगा वो? विकृत गंधिता, ठीक है। वो क्या होता है भाई? विकृत गंधिता क्या होता है? ये होता है जैसे आप लोग कोई भी खाने पीने वाला सामान होता है या फिर खाना है, आप लोगों ने दोपहर में बनाया और शाम को अगर देखते हो तो क्या होता है? खाना बासी हो गया है। वो ऑक्सीजन से क्रिया किया है, उसका ऑक्सीकरण हुआ है, तभी वो क्या हुआ है? बासी हुआ है। नहीं तो अगर ऑक्सीकरण उसका अगर नहीं होता तो वो बासी नहीं होता, ठीक है। कैसे हुआ है बासी भाई? बासी इसलिए हुआ है क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया किया है और क्या हुआ है? उसका ज़्यादा समय से रखा हुआ है। मान लो जैसे खाने का क्या होता है, कुछ देर आपने रखा तो खाना खराब नहीं हुआ, लेकिन
पता चलता है कि अगर ज़्यादा देर तक आप रख दिए उसको तो खराब हो जाता है। ठीक, तो विकृत गंधिता का अर्थ क्या है भाई? जैसे जो भी सामान होता है खराब हो जाता है खाने पीने वाला, वो ऑक्सीकृत हो जाता है, किससे? ऑक्सीजन से क्रिया करके, तो उसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। और जो खाने पीने वाली सामान जैसे कि पैकेट में आता है, जैसे चिप्स कुरकुरे जो भी आते हैं पैकेट्स में आते हैं ना, आप लोग खरीद करके खाते हो ना, खाते हो, अच्छी बात है, खानी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसमें 3 महीने का एक्सपायरी डेट होता है, 3 महीने में ख़राब होता है। अब आप लोग सोचोगे कि यार इसमें क्या होता है कि वो ख़राब नहीं होता है? तो वो जो पैकेट होता है उसमें गैस जो भरा रहता है, जैसे कुरकुरा होता है ना, आप लोग सोचते होगे कि वो टूटे ना, या चिप्स जो है वो टूटे ना इसलिए गैस भरा गया है, वो उसलिए नहीं भरा गया है। टूटे ना उसमें तो सहायता करता ही है कि चिप्स टूटेगा नहीं आपका। ठीक है, वैसे तो सामान जब आता है तो चिप्स टूट जाना चाहिए, लेकिन उसमें गैस भरा हुआ है, टूटेगा नहीं। और उसका एक और महत्वपूर्ण जो योगदान होता है, वो गैस क्या होता है? वो नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के वजह से जो आपका चिप्स है वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाता है। जब ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। जब ऑक्सीकरण होगा नहीं तो वो वस्तु खराब होगा कैसे? चलिए, आज नेटवर्क की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और चलिए बीच में वीडियो रुक गया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे कि ऑक्सीजन से जब वो क्रिया नहीं किया है तो फिर उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब उसमें पैकेट में जब नाइट्रोजन गैस जब भरा हुआ है तो उसके कारण वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका ऑक्सीकृत वो नहीं हुआ। ठीक है, उसका ऑक्सीकरण जब नहीं हुआ तो फिर वो चीज़ जो है उस प्लास्टिक में जो है वो ख़राब नहीं हुई है। इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि जो एक्सपायरी डेट है उसको देख करके सामान खरीदना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप एक्सपायरी डेट अगर देख करके सामान खरीदते हो तो पता चल जाता है कि हाँ ये सामान इतने दिन में ख़राब हो सकता है। तो ये एक्सपायरी डेट होता क्या है कि मतलब इतने दिन बाद ये ख़राब हो सकता है, यानी वो ऑक्सीकृत हो सकता है। जैसे उसमें नाइट्रोजन जो भरा हुआ है वो भी तो कभी ना कभी तो उसमें से या फिर निकलेगा, या फिर कोई भी दिक्कत होगी ना उसमें, इसलिए ये सभी लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब सभी लोग जब सामान खरीदिएगा तो एक बार एक्सपायरी डेट उसका देख लीजिएगा, 3 महीने का जो होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी तक तो पढ़े थे, जो हम लोग अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। फिर हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ना है, लेकिन ये वाला प्रकार क्या है भाई? ये वाला जो है इसको हम लोगों को ताप के आधार पर पढ़ना है, तापमान के आधार पर पढ़ना है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि वो क्या है, तो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है ऊष्मा शोषी होता है, और एक होता है ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, पहला क्या है? ऊष्मा क्षेपी है, और दूसरा क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, पहले उसको हम लिख देते हैं। ठीक, एक क्या है? ऊष्मा क्षेपी है। क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ये क्या होता है भाई? इसको भी हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है कि हम इसको कह सकते हैं कि कोई अभिक्रिया जिसके होने पर, जैसे मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया है, उसके संपन्न होने पर अगर हमें ऊष्मा मिलती है, ठीक है, जैसे ऊष्मा दे रहा है वो वातावरण को, अगर ऊष्मा दे रहा है, या फिर जैसे आप देखते हो ना कि जो चूना होता है, चूना, उसमें जब पानी डाला जाता है तो क्या होता है, जिस पात्र में वो रखा रहता है, मिट्टी का हो, बर्तन हो, या किसी भी चीज़ में हो, वो क्या होता है, पूरा एकदम हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो किस में आएगा? वो आएगा ऊष्मा क्षेपी में आएगा। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी में आएगा वो। ठीक है, वो किस में आएगा? ऊष्मा क्षेपी में आएगा, क्योंकि वो ऊष्मा दे रहा है, बाहर वातावरण को दे रहा है। आप टच करोगे उसको, आप जैसे उसको टच करोगे आपका हाथ जल जाएगा। क्यों जलेगा? क्योंकि वो वातावरण को दे रहा है, और उस वातावरण में आप भी तो हो, आप हो, यानी आप उस ऊष्मा का क्या कहा जाता है, अनुभव कर सकते हैं। ठीक,
वो किस में आएगा, ऊष्माक्षेपी में आएगा। और अगर ऊष्माशोषी की अगर हम बात करें तो वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने पर वातावरण से ऊष्मा का शोषण होता है, यानी ऊष्मा वो ले रहा है, उस अभिक्रिया को संपन्न करने में ऊष्मा उसको चाहिए, वो अभिक्रिया को संपन्न करके ऊष्मा दे नहीं रहा है, ऊष्मा ले रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं। ठीक है, उसे हम ऊष्माशोषी कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी का जो उदाहरण है वो क्या होगा, एग्जाम्पल क्या हम ले सकते हैं भाई ऊष्माक्षेपी का। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आप कोई प्राकृतिक गैस अगर ले लेते हो, कोई भी प्राकृतिक गैस आप ले सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, कोई भी प्राकृतिक गैस आपने लिया, ठीक, मान लीजिए आपने मेथेन लिया। मेथेन किसको बोलते हैं भाई, CH3 को, CH4 को, दूसरा पेन ले लें, CH4, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथेन। आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्यों मेथेन है, किस लिए है, ये सब छोड़िए। ठीक है, अभी आप लोग कार्बन वाला चैप्टर अभी आप लोग नहीं पढ़े हो, क्योंकि वो भी क्लास 10th में ये, इसलिए आप लोग जल्द ही उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है कि मेथेन क्या है, एथेन क्या है, ये सब आप नहीं जानते हो। ठीक है, मेरा एक कार्बन पर भी है चैप्टर, कार्बन चैप्टर का भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, एक नहीं 2 वीडियो अपलोड किया है, उन दोनों को आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो अभी आने वाला है। हो सकता है कि उसका एक बार फिर आप लोग को नया वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और अगर नया वीडियो अगर नहीं मिलता तो वही वाला वीडियो है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उससे आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। ठीक, तो ये क्या है भाई, ये है प्राकृतिक गैस, ये है मेथेन। ठीक, ये क्या है, इसको क्या हो गया, सभी मार्कर आज गड़बड़ ही चल रहे हैं भाई। ये क्या है, ये है गैस, गैस है जी, गैस है। ठीक, ये क्या है, ये है गैस, प्लस में क्या लेते हैं, O2। ये क्या है भाई, ये भी तो गैस ही है। अब हम लोग को मिलेगा क्या, CO2 है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग को मिल जाएगा क्या इसमें, CO2। ठीक है, क्या मिलेगा, CO2। अब उसके बाद क्या बच रहा है भाई, H वाला तो बच गया, H अभी बचा हुआ है ना, तो प्लस में क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 2H2O। H2O हम लिखेंगे, लेकिन 2 यहाँ पर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे भाई, कल मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था, कल नहीं 2-3 दिन पहले आप लोग को एक वीडियो आया था, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि क्यों वहाँ पर 2 लगा रहा हूँ मैं। ठीक, NH4 यहाँ पर है, O2 ये है, CO2 मिल गया, प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, चलो इतना ठीक है आप लोगों के लिए, इतना कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 ही था, इसलिए हमने 2 लगाया। 2 लगाने पर कंप्लीट हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। तो वही तो हमको चाहिए, बाकी कुछ आपको चाहिए नहीं चाहिए, वही ना चाहिए। और रही बात अगर ऊष्माशोषी की, तो आप लोग वियोजन अभिक्रिया जो मैंने आप लोग को बताया था, जो मैंने आप लोग को वियोजन अभिक्रिया बताया था, आप लोग उससे जाइए और उसका जो मैंने उदाहरण आप लोग को बताया था, एग्जाम्पल, उसको आप लोग इसमें नोट कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आप लोग को बहुत ही सिंपल उदाहरण बताया था, और उससे सिंपल उदाहरण आप लोग के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और अगर उसको आप लोग पढ़ते हो तो ईजिली आप लोगों के मन में बैठ भी जाएगा। ये भी है, इसको भी अगर आप लोग याद करना चाहेंगे तो ये भी ईजिली आप लोग के मन में बैठ जाएगा। इसलिए मैंने कोशिश, मेरा पूरा यही कोशिश था कि मैं आप लोग को सिंपली ढंग से पूरा एकदम इस चैप्टर को समझा सकूं। ठीक, तो इसलिए मैंने एकदम आप लोगों के लिए सिंपली एकदम ये पूरा चैप्टर ओपनली आप लोगों के सामने रख दिया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, और बाकी सब तो समझ ही रहे हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वैसे अच्छा लगा होगा। ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए, अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो इसके पहले वाला जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिए। और अगर कोई भी चीज़ अगर पूछनी है या कुछ भी दिक्कत है आप लोगों को, तो व्हाट्सअप नंबर आप लोग के पास है, आप लोग आराम से उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, या कमेंट भी कर सकते हो, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक, और सबके व्हाट्सअप
जो भी लोग भेजते हैं तो उनका जो भी दिक्कत रहता है मैं सॉल्व करता हूँ उनका दिक्कत, ठीक है। तो इसलिए जो भी दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कीजिए तुरंत, ठीक है। और उसके बाद आप जहाँ भी कोचिंग में, क्लासेस में या कहीं भी कॉलेजेस में आप पढ़ते हो वहाँ पर जाएं तो ये बात ज़रूर बताएं कि हाँ कोई ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं भाई, और बच्चों के लिए इतना मेहनत इधर से हो रहा है, तो आप लोग का भी थोड़ा दायित्व बनता है कि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करें, ठीक है। आप लोग जैसे ही मेहनत करेंगे उसका फल आपको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने व्यूअर बढ़ेंगे, हमारा भी मनोबल और ऊंचा होगा और अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाने का पूरा प्रयास और करेंगे। तो इससे आप लोग का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, लॉकडाउन इस समय नहीं है, लेकिन तब भी छुट्टी चल रहा है और आप लोग आराम से घर पर बैठें और आराम से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि यही समय है पढ़ने का। इसके बाद कभी फिर इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आराम से बैठो घर पे, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी सब सही है, बाकी सब छोड़ो, पढ़ाई करो यार, ठीक है। पढ़ाई अगर है तो सब चीज़ है, पढ़ाई अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई जम के करो। चलते हैं, बाय, टेक केयर, गुड बाय।